जी ठीक है, हो गए सारे बच्चे? नहीं, अभी तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ होते जाएंगे, खुद ही एडमिट होते जाएंगे। अच्छा बस ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको आवाज आ रही बेटा? अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो हैंड रेज करे। आवाज अगर नहीं आ रही तो हैंड रेज करे। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो हैंड रेज करें। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। अच्छा, जो स्टूडेंट नए आएंगे वो ऐड हो जाएंगे ना? हाँ हाँ ठीक है, वेटिंग रूम डिसेबल कर दिया, ठीक, ओके। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था, और कुछ बेसिक इनपुट डिवाइसेस के बारे में, कीबोर्ड और टच स्क्रीन थोड़ा सा मैंने बता दिया था। मैंने कहा था आप ये लाइंस खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो टच स्क्रीन लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था। तो अभी इनपुट डिवाइसेस में अगला टॉपिक देखते हैं। ये जरा थोड़ा सा इसको डिटेल से समझना है। ये 3 टॉपिक्स हैं। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर, एक लिखा नहीं जा रहा, स्केप कर दें, स्केप जी। ये तो डिजिटल सिग्नेचर है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। अच्छा, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन जो है ना, ये एक मेथड है, इनपुट का एक मेथड है। इसी तरह ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ये भी एक मेथड है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन एक इनपुट का मेथड है। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी डेटा इनपुट करने का एक मेथड है। ठीक है जी। उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन भी मेथड है। ये तीनों मेथड्स हैं। ठीक है। अच्छा, बस अब थोड़ी सी बात समझ लेनी है। तो ये तीनों इनपुट के मेथड है, तो जाहिर सी बात है ये जो तीनों मेथड है इसमें कोई ना कोई इनपुट डिवाइस भी यूज हो रही होगी। तो उस डिवाइस को फिर कह देंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजर। यानी दीज आर द मेथड्स, दीज 3 आर द मेथड्स। और जो डिवाइस यूज होगी उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजर, या ऑप्टिकल मार्क रीडर, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर। यानी उसी के नेम के हिसाब से, जिस काम के लिए वो डिवाइस यूज हो रही है उसी के हिसाब से उसका नाम होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर। तो अब इन तीनों को अभी हमने समझना है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजर एक इनपुट का मेथड है, और ये स्पेशलाइज्ड मेथड है। स्पेशल कामों के लिए ये यूज होता है, जहां पे हमें बहुत एक्यूरेट जो है वो इनपुट रिक्वायर होती है। तो ये स्पेशली जो है, मतलब ये इस तरह का मेथड है कि इसके अंदर हमारा कंप्यूटर सिर्फ वही डेटा को पिक कर सकता है, वही डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट होगा जो कि मैग्नेटिक इंक के अंदर लिखा होता है। आमतौर पर जो बैंकर्स चेक्स होते हैं ना, उसके अंदर ये टेक्निक यूज होती है। तो मैं आपको एक जो है बताया भी हुआ है यहाँ पे, मैं एक आपको चेक से बताता हूं। अक्सर आपने देखा होगा ये बैंकर्स चेक्स जो होते हैं, इन चेक्स के अंदर ये जो बिल्कुल जो बैंकर्स चेक्स जो होते हैं, अगर आप देखें
तो इसके अंदर ये जो सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, यहां लिखा होता है डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, और नीचे ये कुछ कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं, ये स्पेशली मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए होते हैं। ठीक है जी, स्पेशली मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, और इनको फिर एक मशीन के अंदर डाला जाता है। वो मशीन ऑटोमेटिकली, इसके ऊपर लिखा क्या होता है, इन कैरेक्टर्स के अंदर लिखा क्या है, चेक नंबर लिखा हुआ है, इनके अंदर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। जैसे ही इसको हम जो है मशीन में डालते हैं, मशीन कौन सी है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, जैसे ही उसके अंदर डालते हैं वो इसमें से कोई भी डाटा रीड नहीं करता, सिर्फ कौन सा डाटा रीड करता है, ये जो मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ है। तो इस तरह ये आमतौर पर बैंक्स वगैरह के अंदर बैंक चेक्स और डिपॉजिट्स स्लिप्स के लिए यहां पे लिखा हुआ है, ये देखें, यूज ऑफ चेक्स एंड डिपॉजिट स्लिप, इन कामों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये एक तो सिक्योरिटी के लिए कि इन्होंने स्पेसिफिक डेंसिटी की मैग्नेटिक इंक जो है ना इसके ऊपर लगाई हुई होती है। अगर किसी और इंक से कोई इस तरह का फेक चेक बना के ले आए तो वो जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर है ना, वो उसको रीड ही नहीं करेगा। मतलब हालांकि बिल्कुल इस तरह का चेक बना दिया, उसके ऊपर नंबर भी इसी तरह से प्रिंट कर दिए, लेकिन वो ऐसी मैग्नेटिक इंक से प्रिंट नहीं हुए होंगे, और इस तरह से वो रीडर रिकॉग्नाइजर जो है ना उसको रीड नहीं कर पाएगा। और इस तरह से एक काम तो ये होगा कि वो चेक पकड़ा जाएगा, यानी फेक चेक्स वगैरह की डिटेक्शन के लिए भी ये यूज होते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन, इस तरह के कामों के लिए भी ये यूज होते हैं। और जो इनपुट का जो है मकसद है वो भी इससे पूरा हो जाता है कि डेटा इनपुट भी आसानी से हो रहा है। मतलब चेक एंटर किया, चेक टाइप करते हुए कीबोर्ड से जब टाइप करेंगे तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए, लेकिन मैग्नेटिक इंक के अंदर जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उनको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर कंप्यूटर के अंदर विद इन एक क्लिक करेंगे तो साथ ही वो उसको क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये ज़हन में रखना है, सिक्योर इनपुट, सिर्फ इनपुट नहीं, सिक्योर इनपुट के लिए यूज किया जाता है, ये पॉइंट नोट कर लें। और साथ में सिक्योर इनपुट के लिए यहां मैं 2-3 बातें यहां लिख देता हूं, सिक्योर इनपुट जो अहम पॉइंट्स हैं इसके हवाले से, लेकिन ये जरा एक्सपेंसिव मेथड है। अच्छा जी, एक्सपेंसिव मेथड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेशल इंक यूज होती है चेक्स वगैरह के ऊपर, वो इंक एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल इंक। जो नॉर्मल इंक होती है उससे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अलीम भाई अभी दोबारा इस पे आ गए होंगे बच्चे, इस ये नजर आ रहा होगा अभी, वो वीडियो भी आ रही, ठीक है ठीक। अच्छा जी, तो ये एक्सपेंसिव है थोड़ा सा मेथड, और लेकिन ये सिक्योर इनपुट के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, ज़हन में रखना है ये बहुत ज्यादा मिकदार में डेटा हो उसको बल्क इनपुट के लिए यूज नहीं होता, ये ज़हन में रखना है, बल्क इनपुट के लिए यूज नहीं होता। चलें आगे चलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग से पहले मैं जरा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपको बता दूं, फिर उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडिंग बताऊंगा, क्योंकि ये भी कैरेक्टर की बात हो रही है, तो मैं कहता हूं कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी पहले बता दूं, फिर मार्क रीडिंग की तरफ आएंगे। तो इसमें भी कैरेक्टर्स को रीड किया जाता है, मैंने बता दिया, बल्क इनपुट के लिए नहीं यूज होता, स्पेशल इनपुट के लिए यूज होता है, सिक्योर मेथड है इनपुट का, और एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली जरा। ठीक है जी, अच्छा ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये चीप है, ये जरा सस्ता मेथड है, और ये बल्क जो है इनपुट के लिए यूज किया जाता है। ये सिक्योरिटी वगैरह का चक्कर यहां पे कोई नहीं है इतना। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स हैं ये किस तरह से यूज होते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर किसी भी, वो सिर्फ मैग्नेटिक इंक को रीड करता है, और ये किसी भी टाइप की जो आप कह सकते हैं इंक से लिखा हुआ हो डाटा, ये उसको रीड कर लेता है। लाइक ये मेरे पास एक पेज है, इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर के अंदर ये टेक्स्ट ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो जाए, तो मुझे टाइप करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। या एक अखबार है, अखबार के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको आप रीड करना चाहते हैं, उसको आप कंप्यूटर में टाइप करना चाहते हैं, टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर जो होगा वो आपको
चंद सेकंड्स में उसको क्या कर लेगा, रीड भी कर लेगा और कंप्यूटर के अंदर एज अ टेक्स्ट इनपुट कर देगा। ये जहन में रखना है। आमतौर पर हम जो स्कैनर्स वगैरह यूज करते हैं ये आम स्कैनर नहीं है, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर ये स्पेशलाइज्ड स्कैनर है, ये आम स्कैनर नहीं है। ये ऐसा स्कैनर है कि जिस चीज के ऊपर, मतलब एक अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर एक तस्वीर भी बनी हुई है और कुछ टेक्स्ट भी लिखी हुई है, वो तस्वीर को रीड ही नहीं करेगा, पिक्चर को रीड नहीं करेगा। आम स्कैनर जो है वो पिक्चर को भी स्कैन कर देगा और टेक्स्ट को भी स्कैन कर देगा एज अ पिक्चर। ये ज़हन में रखना है। आम जो स्कैनर होता है उसका काम क्या है, जो सिंपल स्कैनर है उसे इमेज स्कैनर भी कहते हैं। जो नॉर्मली जो स्कैनर्स होते हैं वो इमेज स्कैनर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो किसी भी चीज को, कोई कागज है, कोई न्यूज़पेपर है, कोई भी, उसको स्कैन करते हैं तो वो उसको एज एन इमेज स्कैन करता है। इसमें फर्क ये है, ये भी एक खास किस्म का स्कैनर ही है, लेकिन ये इमेज नहीं स्कैन करता, ये सिर्फ टेक्स्ट स्कैन करेगा। और जो भी टेक्स्ट स्कैन करेगा, कोई डॉक्यूमेंट है उस पर इमेज भी है, टेक्स्ट भी है, उसमें से सिर्फ टेक्स्ट स्कैन करेगा और उस टेक्स्ट को भी जो है वो टेक्स्ट की शक्ल में, नॉट एन इमेज। अब उस टेक्स्ट को भी एक इमेज की शक्ल में हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि टेक्स्ट की शक्ल में प्रोवाइड करेगा और आप उसको फिर अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल समझा देता हूं। मिसाल के तौर पर एक मैगजीन है, एक न्यूज़पेपर है, उसमें से मुझे कोई आर्टिकल, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उसको यूज करना है, मैं एक अपना डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, मुझे वो आर्टिकल चाहिए और थोड़ी सी मैंने उसमें चेंजेस भी करनी है, तो मुझे उसकी जरूरत है, या मैंने उसका रेफरेंस देना है, कुछ जगहों पे मैंने उसमें कुछ चेंज करनी है। तो एक तरीका यह कि मैं उसको टाइप करूं और दूसरा तरीका है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के जरिए से मैं उसको, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर वो डिवाइस इस्तेमाल करूं और उसके जरिए से उन कैरेक्टर्स को मैं रीड कर लूं। अब वो रीड करके मेरे पास कंप्यूटर में आ जाएंगे, उनको मैं खुद टाइप करके चेंज कर सकता हूं, वो मेरे पास टेक्स्ट की शक्ल में आएंगे। आज आपको एक एग्जाम्पल के लिए आपने ये काम करके देखना है। सॉफ्टवेयर है OCR टेक्स्ट स्कैनर, आपके एंड्रॉयड फोन्स के ऊपर आप यूज कर सकते हैं इजीली। एप्पल के फोन्स के लिए शायद कोई डिफरेंट हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई OCR स्कैनर्स जो हैं एप्पल के स्टोर के ऊपर होंगे। तो प्ले स्टोर जो है वहां से आपने डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर का नाम है OCR टेक्स्ट स्कैनर, OCR टेक्स्ट स्कैनर, ठीक है जी, OCR टेक्स्ट स्कैनर। दोबारा लिख देता हूं, OCR टेक्स्ट स्कैनर। ये आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आपने करना क्या है, एक्सपेरिमेंट। आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का सारा पता चल जाएगा। आपने OCR टेक्स्ट स्कैनर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट लेना है, कोई न्यूज़पेपर ले लें, कोई मैगजीन ले लें, जिसमें टेक्स्ट ज्यादा लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें इमेज भी अगर हो तो कोई मसला नहीं। अब आपने जस्ट इसको, जैसे आप पिक्चर बनाते हैं, आपने एक पिक्चर बनानी है और बनाने के बाद आपने इसको क्या कहना है, जैसे ही आपने पिक्चर बना ली, पिक्चर बनाने के बाद ये आपको कहेगा कि क्या मैं इसको जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूं। बस आपने ओके कर देना है, या जो भी ऑप्शन हो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का वो ओके कर देना। इसने आपको टेक्स्ट बना के दे देनी है, उसको आप व्हाट्सएप के जरिए से मैसेज कर सकते हैं। वो कीप इन माइंड, वो इमेज नहीं होगी, वो टेक्स्ट होगा, ठीक है जी। तो इवन यहां तक है कि अगर बेहतर तरीके से लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट हैंड रिटन भी हो, ये उसमें से भी टेक्स्ट को पिक कर लेता है, ठीक है जी। असल में ये जो भी आप इसको डॉक्यूमेंट देते हैं उसके अंदर जो टेक्स्ट है, उसके टेक्स्ट की पोजीशनिंग, उसकी लुक, उसको जो है उसके इमेज को, या आप कह सकते हैं उसकी कर्व्स को देखकर ये उसको आइडेंटिफाई करता है टेक्स्ट को, ठीक है जी। तो जहन में रखना है, ये बल्क इनपुट के लिए जब ज्यादा मिकदार में डेटा हो, उसको हमने कंप्यूटर में इनपुट करना हो, ज्यादा मिकदार में कौन सा डेटा हो, कैरेक्टर्स, ठीक है, उनको रीड करने के लिए।
और ये चीप मेथड है, इसमें ज्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं है। मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर भी बता दिया जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं। उसका जो प्रो वर्जन है वो थोड़े से शायद पैसे चार्ज करते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये एक आसान मेथड है। मैंने अभी आपको सॉफ्टवेयर बताया जिससे, अच्छा, जब वो आप सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका मोबाइल फोन जो है यही क्या बन जाएगा, यही एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर बन जाएगा। वैसे स्पेशल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर भी मिलते हैं, ठीक है जी, मार्केट में मिलते हैं। उनको हम वो डिवाइस के तौर पर मिलते हैं, मतलब उनके अंदर बिल्ट इन पहले से ही सॉफ्टवेयर मौजूद होता है, कंपनी ने यानी उसके अंदर इंस्टॉल किया होता है, और उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब है जी ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। अच्छा, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर अब करेक्टर नहीं रीड किया जाता, बल्कि किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्क जो लगे हुए हैं उनको रीड किया जाता है। तो ये आमतौर पर ये जो आप अपने पेपर देते हैं एमसीक्यूज की शक्ल में, मतलब ये आप कह लें कि एम कैट के और ई कैट के जो पेपर होते हैं आपके एमसीक्यूज की शक्ल में, और भी मुख्तलिफ एनटीएस लेता है टेस्ट मुख्तलिफ किस्म के, तो वो आपको एक शीट दे देते हैं, उस पर क्वेश्चन लिखा हुआ होता है और आगे 4 या 5 सर्कल्स बने होते हैं। आपने अपना रिक्वायर्ड जो आपका आप समझते हैं कि ये पॉसिबल आंसर है, उसको आप जो है वो फिल कर देते हैं सर्कल को। असल में जो वो फिल कर रहे हैं वो आप मार्क लगा रहे हैं। तो एमसीक्यूज के लिए ये लिखा भी हुआ है कि एमसीक्यूज पेपर वगैरह के लिए यूजेस कैन इंक्लूड मार्किंग टेस्ट बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। सर्वेज वगैरह में मुख्तलिफ किस्म की असेसमेंट्स के लिए इस तरह के क्वेश्चनियर्स होते हैं जिसमें कुछ आंसर्स होते हैं और उन आंसर्स के लिए सर्कल बनाए होते हैं और उन सर्कल में हमने मार्क लगाना होता है। तो मार्क लगाने के बाद ये जो जो आप लोग पेपर देते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज बेस्ड जो पेपर्स होते हैं, उसके अंदर आप अपने जो करेक्ट आंसर्स होते हैं वहां पे आप मार्क लगा देते हैं और ये डॉक्यूमेंट फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर के अंदर डाल दिया जाता है और वो मार्क को रीड करता रहता है। मार्क की पोजीशन से ही उसे पता चलता है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। यानी उस ऑप्टिकल मार्क रीडर को पहले से बताया गया होता है कि अगर इस पोजीशन पे मार्क हो तो इसका मतलब है ये सही है, और इसके अलावा उस लाइन में कहीं और मार्क नहीं होना चाहिए। तभी उन्होंने वहां पे पेपर में इंस्ट्रक्शन भी दी होती है कि अगर आपने एक से ज्यादा सर्कल्स को जो है वो मार्क किया तो आपका आंसर गलत कंसिडर किया जाएगा, चाहे आपने करेक्ट वाला भी जो है वो मार्क किया हुआ है। तो ये टेक्निक, ऐसी टेक्निक को हम कह देते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। तो यानी ये डिवाइस सिर्फ मार्क कहां कहां लगे हुए हैं उसको रीड करके कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देती है ये डिवाइस, और कंप्यूटर उसके मुताबिक जो है वो रिजल्ट क्रिएट कर देता है, क्योंकि उसको मार्क, करेक्ट मार्क की पोजीशंस के बारे में पहले से ही फीड किया हुआ होता है, बताया हुआ होता है। ठीक है जी, ये तीनों पॉइंट्स समझ आ गए। इस बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं क्वेश्चन लूंगा, अभी 2-3 क्वेश्चन लूंगा। कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिएगा। तीनों टॉपिक्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन और ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। जी, एनीवन? जी, कोई क्वेश्चन करेंगे? चलें जी, आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है सबको पता चल गया। चलो जी, आगे चलते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, निम्रा। जी बेटा, जी क्वेश्चन पूछे। सर, कल के लेक्चर में से मेरा क्वेश्चन है, रजिस्टर और कैची में क्या फर्क है? रजिस्टर्स और कैशे में क्या फर्क है? देखिए, रजिस्टर वो प्लेस है जहां पे टेम्परेरीली डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है जिसके ऊपर हमने प्रोसेस करना है। जिस तरह मैंने मिसाल भी दी थी कि आपको हमारे टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, वो क्वेश्चन देते हैं कि ये सॉल्व करें, तो वो उसका डेटा दे देते हैं, कहते हैं ये है जी, ये डेटा है, ये क्वेश्चन है, जल्दी से लिखें रजिस्टर पे। आप वो रजिस्टर में लिख लेते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं। समझ रहे? तो इस तरह यस सर। ये मेमोरी एलिमेंट्स हैं जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं,
उन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं, जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है, ठीक है। और जो कैशे मेमोरी है, कैशे मेमोरी सीपीयू और रजिस्टर्स के दरमियान ही होगी। वो कभी कभी तो रैम और सीपीयू के दरमियान लगा दी जाती है, कभी सीपीयू के अंदर ही लगा दी जाती है। उसे इंटरनल कैशे मेमोरी भी कह देते हैं या प्रोसेसर कैशे भी कह देते हैं, लेकिन वो रजिस्टर से पहले लगी हुई होगी सीपीयू में। और वो जरा रजिस्टर बहुत स्मॉल है, लेकिन कैशे मेमोरी एज कंपेयर टू रजिस्टर इसका साइज ज्यादा होता है। और इसमें मोस्ट रिसेंटली और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस और डेटा होता है, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है माउस, ट्रैक बॉल एंड सिमिलर डिवाइसेस। तो चलें जरा इसको जरा जल्दी से मैं बता देता हूं। बल्कि देखो, माउस का तो सबको पता है, ये माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके जरिए से कंप्यूटर्स को मुख्तलिफ किस्म की हम कमांड्स देते हैं, ठीक है जी। तो माउस लाइक डिवाइसेस, ट्रैक बॉल। अच्छा, पुराने जमाने में जो माउस होता था उसमें ना नीचे एक बॉल सी होती थी। आजकल जो हम यूज करते हैं ये ऑप्टिकल माउस है, या इन्हें लेजर माउस भी कहते हैं, ठीक है जी। ये इस किस्म के जो माउस है, ये लेजर माउस या ऑप्टिकल माउस इन्हें हम कहते हैं। तो पुराने जमाने में जो थे वो माउस, उसके अंदर नीचे एक बॉल सा लगा हुआ होता था। वो बॉल की रोटेशन ही जो है वो असल में कंप्यूटर को बताती थी कि पॉइंटर को स्क्रीन के ऊपर मूव करना है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो एक इस तरह की डिवाइस आ गई, क्योंकि माउस को ना ऐसे मूव करना पड़ता, हमारे पास एक जरा सरफेस होनी चाहिए, जैसे माउस पैड होता है जिसपे हमने माउस को मूव करना है। लेकिन फिर शुरू शुरू में जो लैपटॉप्स आए, लैपटॉप में तो ऐसा नहीं हम कर सकते। आजकल तो लैपटॉप के ऊपर एक पैड सा बना हुआ होता है, उसे ट्रैक पैड कहते हैं, या टच पैड उसे कह लें, टच पैड या ट्रैक पैड। तो शुरू शुरू में वो टच पैड भी नहीं होता था, बल्कि एक बॉल सी होती थी। उस बॉल को ऐसे फिंगर से मूव करते थे, ठीक है। और पुराने जमाने में फिक्स्ड माउस भी आते थे, यानी माउस को हम ऐसे पकड़ के हाथ से मूव नहीं कर सकते, बल्कि उस माउस के बॉल नीचे नहीं लगी होती थी, बल्कि ऊपर की तरफ बॉल लगी होती थी। उस बॉल को ऐसे फिंगर से मूव करते थे और पॉइंटर मूव करता था। उसको हम कह देते हैं ट्रैक बॉल, ठीक है जी। ऐसा माउस जो है उसे ट्रैक बॉल बोलते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। माउस और ट्रैक बॉल ये जरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। टच पैड और ये इस तरह की इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया हुआ। अच्छा जी, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वॉइस डेटा एंट्री, ठीक है जी। VDE, यहां पे VTE लिखा हुआ, वॉइस डेटा एंट्री। अच्छा, वॉइस डेटा एंट्री क्या है कि हम अपने मोबाइल के अंदर भी वॉइस टैग लगा सकते हैं अपने कुछ नंबर्स को, फोन नंबर्स को। वॉइस टैग से आपने अपने फादर को कॉल करनी है तो कॉल फादर, आप कोई भी वर्ड बोलते हैं, ठीक है जी। कॉल अब्बू, आप उसको कर देते हैं वॉइस टैग से, वो खुद ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल जो है ना वो क्या करेगा, डायल करेगा उस नंबर को। यानी नंबर के साथ एक वॉइस कमांड आप सेट कर देते हैं, और देन फिर आपको वो नंबर डायल नहीं करना पड़ता, जस्ट आप उसको वॉइस कमांड देते हैं। वो यानी अपना डायलर का बटन दबा के जस्ट एक कमांड देंगे तो वो आपका वॉइस जो है वो डायल कर लेगा। आजकल गूगल असिस्टेंट की आप मिसाल भी ले सकते हैं दूसरी। गूगल असिस्टेंट को आप अपने मोबाइल से चलाएं, या अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आप सिरी है उसमें, और अगर आपके पास विंडोज मोबाइल है तो उसमें कोर्टाना है। तो ये AI बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आप इनको वॉइस कमांड दे सकते हैं, वॉइस डेटा एंटर कर सकते हैं, आवाज के जरिए से डेटा इसको प्रोवाइड करते हैं। तो वो आप इसको गूगल असिस्टेंट को जैसे बोलते हैं कि सर्च दिस टर्म, या कोई भी जो टर्म है वो आप बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वो उसको सर्च करता है। यानी उसको पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, यानी आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और फिर आपको सर्च करके बता देता है। ये असल में एग्जाम्पल जो है वॉइस डेटा एंट्री की है। और मतलब आने वाले दौर में ये जैसे ये अभी मैंने आपको बताया था कॉल अप फादर, तो कॉल ऑफिस, इस तरह आप बोलते हैं तो वो ऑफिस
के आपके नंबर पे कॉल कर देता है जो आपने पहले से सेट किया हुआ है, ठीक है जी। कॉल होम, तो जो होम का आपने नंबर सेट किया हुआ वो ऑटोमेटिकली जिसके साथ ये वॉइस कमांड आपने सेट की है ऑटोमेटिकली मोबाइल उसको डायल कर लेता है। तो इस तरह के जो इस तरह का जो प्रोसेस है इसे हम कह देते हैं वॉइस डेटा एंट्री। यानी डेटा इनपुट करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपनी वॉइस के जरिए से भी इनपुट कर सकते हैं। और मैं एक आपको बात बता रहा हूं कि आने वाले जो अगले 5-10 साल हैं इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, और जिसमें फिर हम जो है फिजिकली कंप्यूटर को, मतलब फिजिकली का कहने का मतलब यह है कि कीबोर्ड वगैरह से हम डेटा इनपुट नहीं करेंगे, वॉइस से ही हम डेटा इनपुट करेंगे। तो वो डेटा कंप्यूटर के पास चले जाएगा और कंप्यूटर के अंदर एनएलपी सिस्टम्स होंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स होंगे, या लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स होंगे जो कि उसको ट्रांसलेट करेंगे और जो है वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर लेगा और जो है उसके मुताबिक काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए डिवाइस तो हम जाहिर सी बात है माइक्रोफोन्स ही यूज करेंगे, जैसे अभी मैं माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं, लेकिन इनपुट डिवाइस यही होगी। लेकिन इनपुट डिवाइस सिर्फ डेटा लेकर कंप्यूटर को बताएगी, अब कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कैसे करेगा। कंप्यूटर उसको उस एक तो यानी 0-1 में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये तो अभी भी वॉइस है। अब जिस सॉफ्टवेयर से हमने काम करवाना है या जिस चीज से हमने काम करवाना है उसमें कैसे कन्वर्ट करेगा, उसके लिए ये नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम या जो एनएलपी जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अगला टॉपिक है बार कोड्स एंड क्यूआर कोड्स। अच्छा, बार कोड्स के बारे में थोड़ा सा पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन किया था किसी स्टूडेंट ने ना स्टार्ट में, तो बहरहाल अगेन बता देता हूं। सारा आपको बताया था 26 लाइंस होती हैं, साइड पे 2-2 लैदा होती हैं और 26 लाइंस होती हैं जो एक्चुअली बारकोड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और ये 13 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो बारकोड्स जो है, बारकोड्स आर द ग्रुप ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट मार्क्स with variable spacing and thickness found on the product label such as those at the supermarkets। तो बारकोड्स जो हैं ये लाइंस ही होती हैं। अच्छा, फर्क सिर्फ ये होता है जितनी भी लाइंस होंगी ना, आप देखेंगे हर 2 लाइंस के दरमियान जरा डिस्टेंस का फर्क होता है, ठीक है जी। वेरिएबल स्पेसिंग, ये देखें जिसको मैं डिस्टेंस कह रहा हूं, वेरिएबल स्पेसिंग वो डिस्टेंस होता है और हर एक के दरमियान डिस्टेंस में फर्क होगा थोड़ा थोड़ा। और अगर वो एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब पहले भी 6 आ रहा है और आगे भी 2 लाइन 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर तो जाहिर सी बात है वो एक जैसी होंगी। तो हर 2 लाइंस जो है वो एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। कैसे पता चलता है कौन सा डिजिट है, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि किस डिजिट को ये 2 लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये बारकोड रीडर जो है ये उनको रीड करता है और उनके दरमियान स्पेसेस को देखता है, उसके मुताबिक ये समझ जाता है बारकोड रीडर कि ये असल में 6 को रिप्रेजेंट कर रही है वायर, ये 2 वायर्स, और ये 7 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उनकी थिकनेस में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो इस तरह से बारकोड रीडर का ये काम होता है कि वो जो प्रोडक्ट्स के ऊपर ये जो बार कोड्स लगे हुए होते हैं, यानी ये लाइंस जो हैं वो लगी हुई होती हैं, इन लाइंस को वो क्या करे, वो रीड करे और रीड करके उसका जो न्यूमेरिक कोड है वो कंप्यूटर तक पहुंचा दे। और कंप्यूटर के अंदर पहले से ही फीड होता है कि जिस प्रोडक्ट का ये कोड है उसकी प्राइस क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके ऊपर डिस्काउंट क्या है, वो पहले से ही कंप्यूटर में फीड किया होता है। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली फिर उसको, बारकोड रीडर का काम है, बारकोड रीडर का काम है बारकोड्स को रीड करना, और कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो फिर उसको रीड करके उससे आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस प्रोडक्ट के लिए ये कोड है। हर कोड प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक कोड जो है वो दे दिया जाता है, और इस तरह से कंप्यूटर फिर उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है बाय दैट बारकोड, ठीक है जी, ये बात क्लियर। अच्छा, बारकोड्स में थोड़ा सा हम लोग ना वो हैं, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये जो अभी मैंने एक बारकोड बताया, जहन में रखना है हर बारकोड 26 लाइंस का नहीं होता। आप कहें लो जी सर ने हमें कहा था जी बारकोड जो है 26 लाइंस का होता है, मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं वो 26 लाइन वाला बारकोड ही उनके ऊपर होता है, ठीक है। असल में ये एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है जो यूनिवर्सली स्टैंडर्डाइज है, वो 26 लाइंस वाला है। आप अलहदा से बारकोड्स भी बना सकते हैं। मसलन मैं
हमारी कंपनी के अंदर 200 एम्प्लॉइज हैं, तो मैं चाहता हूं हर एम्प्लॉय को भी मैंने अलग-अलग कोड देना है, तो अलग मैं अपनी मर्जी के बार कोड भी जनरेट कर सकता हूं, और हो सकता है कि जो मैं बार कोड जनरेट करूं, बहुत सारे बार कोड जनरेटर सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। मैं कहता हूं जी जो हमने बार कोड जनरेट करना है वो 13 डिजिट वाला नहीं होना चाहिए, वो 7 डिजिट्स वाला होना चाहिए। तो उसमें जाहिर सी बात है उसी के मुताबिक वो लाइंस वगैरह को बना लेगा। लेकिन जो इंटरनेशनली सबसे ज्यादा जो यूज होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है जी, तो जो इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड कोड के तौर पर यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स के लिए, वो 26 लाइंस और 13 डिजिट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी। बार कोड के बाद आगे देखते हैं क्यू आर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। अच्छा, क्यू आर कोड जो है वो एक इस तरह का होता है। आजकल अब मुख्तलिफ प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्यू आर कोड भी देखा होगा। वो इस तरह से एक मैट्रिक्स की शक्ल में होता है। मैट्रिक्स मतलब रोज एंड कॉलम्स। उसमें रोज एंड कॉलम्स में मुख्तलिफ किस्म के ऐसे डॉट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बारकोड में क्योंकि 13 डिजिट्स का ही होता है तो ये महदूद है। अब देखिए ना, इससे ज्यादा डिजिट बढ़ाएंगे तो फिर बार्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यानी इसमें हम ज्यादा मिकदार में बारकोड्स नहीं बना सकते, क्योंकि वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर्स एंड लाइंस। ज्यादा लाइंस करेंगे तो बारकोड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब आजकल जो है ये बिल्कुल एक आप कह सकते हैं तकरीबन 1 स्क्वायर इंच, एक स्क्वायर इंच 1 स्क्वायर इंच का ये होता है तकरीबन क्यूआर कोड, या इससे भी थोड़ा सा कम होता है क्यूआर कोड। अक्सर आजकल बुक्स वगैरह पे प्रोडक्ट्स के ऊपर ये कोड जो है वो यूज किया जाता है। लेकिन आज इसकी जो यूजेज है ना वो बहुत वाइड है, यानी इससे हम लाखों करोड़ों कोड्स बना सकते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड से। तो अब आजकल हम सिर्फ प्रोडक्ट के कोड नहीं चाहते। आजकल हम चाहते हैं एक वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम जो है ना जी, उसके नाम को याद करने के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैरेक्टर्स कहीं भी कोई गलत लिख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक वेबसाइट का पेज है उसका भी क्यूआर कोड बना दिया। एक टीवी एक एड है, मतलब आजकल उसकी एक एग्जांपल दे देता हूं। जंग अखबार जो है वो क्लासिफाइड एड्स होती हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि जी ये गाड़ी जो है वो इतने में आपको मिल सकती है, आई एम सेलिंग दिस कार एट दिस प्राइस, और नीचे एक क्यूआर कोड बना हुआ है इसी तरह का कि अगर आप इस गाड़ी की पिक्चर देखना चाहते हैं, इस क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करें। हमारे मोबाइल में क्यूआर स्कैनर होता है, स्कैन करें, वो ऑटोमेटिकली ये किस वेबसाइट का कोड है वो आपको बता देता है। आप जो है उस वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो क्विक रिस्पांस कोड जो होता है वो असल में एक मैट्रिक्स की शक्ल में होता है, और इसका बुनियादी काम ये है, क्यूआर कोड्स आर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स होता है, 2 डायमेंशनल बार कोड्स होते हैं। 2 डायमेंशनल बार कोड्स यानी इसमें उस तरह से बार्स की बजाय डॉट्स लगे हुए होते हैं। ओरिजिनली पॉपुलर इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। शुरू में ये गाड़ियों के पार्ट्स, अब एक जो गाड़ी है ना जी उसमें कई हजार किस्म के पार्ट्स होते हैं, हमें तो नजर आते हैं चंद एक पार्ट्स हैं, हजार किस्म के, मतलब उसके अंदर जो नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, पेच लगे हुए होते हैं, कई साइजेस के, कई किस्म के लगे होते हैं। तो आमतौर पर ये जो है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी आइटम्स जो हैं वो यूज होती हैं। तो बहुत ज्यादा किस्म मिकदार में इनके पास जो है वो चीजें होती हैं, जिनको वो आइटम्स होती हैं जिनको ये लगाते हैं गाड़ियां बनाने में। तो वहां पे ये ओरिजिनली यानी स्टार्ट में ये बारकोड्स यूज होते थे उन प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो आजकल तो ये समझ लें बारकोड्स जो हैं वो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्ट्स के लिए कि प्रोडक्ट को कोड दे दिया जाए। लेकिन क्यूआर कोड जहन में रखना है कि ये तो प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज होते हैं, ये वेबसाइटों के नामों के लिए भी यूज होते हैं, यानी वेबसाइट के नाम का एक क्यूआर कोड बना दिया।
ठीक है जी, किसी इवेंट का क्यूआर कोड बना दिया। अक्सर आपने देखा होगा कि जी इवेंट लोकेशन, आपने इवेंट लोकेशन क्या है जी, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, इवेंट लोकेशन ऑटोमेटिकली वो जो गूगल मैप पे लोकेशन ये आपको गाइड कर देगा, बता देगा। असल में क्या है कि उस क्यूआर कोड के अंदर उस इवेंट की लोकेशन का लिंक मौजूद होता है। तो वेबसाइट्स के लिंक भी हम इसके अंदर इनकोड कर सकते हैं, और इसकी जो आप यूजेबिलिटी है वो वो बहुत, इसका यूज जो है आप कह लें वो बहुत वाइड है। ठीक है जी, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। अच्छा जी, आप बेटा क्वेश्चन अभी अपना 10 मिनट बाद मैं क्वेश्चन लूंगा आपका, ठीक है? अभी नोट कर लें क्वेश्चन मैं, ताकि थोड़ा सा अगले पॉइंट्स पढ़ा दूं। तो तकरीबन 15 मिनट है हमारे लेक्चर में, तो 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा, ठीक है? अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल आप नोट कर लें, जिस चीज का क्वेश्चन है वो नोट कर लें, एंड आखिरी 5 मिनट में आप लोगों के क्वेश्चन सुनूंगा। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ईपॉस। अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल पहले देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल बाद में बताऊंगा, पहले देखते हैं पॉइंट ऑफ सेल। आप किसी शॉप पर जाते हैं और आप कोई चीज खरीदते हैं, और खरीदने के बाद एक पॉइंट के ऊपर आते हैं वहां पे पेमेंट करने के लिए। असल में जब आप पेमेंट करेंगे तब वो चीज आपकी हो जाएगी, तब समझे कि वो ऐसा पॉइंट है जहां पे मुख्तलिफ प्लेसेस से आपने पिक की वो चीजें, और उस पॉइंट के ऊपर अब आके आप यू विल पे फॉर दैट, और वो प्रोडक्ट्स अब आपकी हो जाएंगी, यानी वो प्रोडक्ट आपको सेल हो जाएंगी। ठीक है, उस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, वेयर यू आर पेइंग द मनी, ठीक है, और जहां पे आप वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहां उनसे खरीद रहे हैं, तो उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ सेल। और अगर वहां पे आपका सारा डेटा एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा है, अच्छा आपका आपसे पेमेंट भी वो कहते हैं जी आप कैश भी हमें दे सकते हैं, और बहुत सारे कहते हैं जी आप जो है वो ये क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है तो वो बता दें। अभी आजकल इजी पैसा का भी हो गया कि इजी पैसा से हमारा इस नंबर के ऊपर ये हमारा जो है वो क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करें। आपने अक्सर मैकडोनल्ड और यहाँ पे देखा होगा कई प्लेसेस के ऊपर वो कहते हैं जी आप अपना इजी पैसा का ऐप खोलें और ये क्यूआर कोड जो है स्कैन करें। वो असल में प्रोडक्ट का कोड होता है, वो जैसे ही स्कैन करते हैं तो वो उसका जो आउटलेट होता है जो भी मैकडोनल्ड का या कोई भी, वो उसका कोड आ जाता है और वो उस कोड को इजी पैसा वालों को बता देता है, और जैसे ही आप पे का बटन दबाते हैं तो उनके अकाउंट में उस प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट का मेंशन होता है कि इतनी उसकी प्राइस है, तो उस प्रोडक्ट के लिए वो उतनी पेमेंट आपके अकाउंट में चली जाती है। तो ऐसे पॉइंट को, ऐसा सेल पॉइंट जहां पे यूजर्स का डेटा भी इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ऑप्शन भी जहां पे मौजूद होता है, ठीक है जी, ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह के जरिए से, ठीक है जी, तो ऐसे पॉइंट को कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल या ईपॉस। ठीक है जी, क्लियर? चलें जी आगे चलते हैं, इनपुट वाला कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी अब खत्म करें और आउटपुट को भी शुरू करते हैं। डिजिटल कैमरास, अच्छा बस याद रखना डिजिटल का वर्ड जहां भी आ जाए ना जी, डिजिटल कैमरा, डिजिटल स्कैनर, ठीक है जी, जहां भी डिजिटल का वर्ड आ जाए इसका मतलब है कि वो, अच्छा कैमरा का मतलब होता है आपकी पिक्चर्स को कैप्चर करना, ठीक है ना। तो डिजिटल कैमरा, जो पुराने दौर के ट्रेडिशनल कैमरास होते थे उन्हें कहा जाता था केमिकल फिल्म बेस्ड कैमरास, केमिकल फिल्म बेस्ड कैमरास, और उनके अंदर एक रील होती थी और उसमें 36 पिक्चर्स होती थी यूजुअली, मेरे ख्याल में मुझे जहां तक याद पड़ रहा है। तो वो पहले आप पिक्चर्स बनाते थे, फिर वो आप उसमें से रील निकाल के वो फोटोग्राफर जो कंपनी होती, जो शॉप होती थी उसको देते थे, वो फिर आपको प्रिंट करके जो है ना वो पिक्चर्स देते थे वो, और इसमें काफी टाइम लगता था। लेकिन अच्छा वो है नॉर्मल कैमरास, ट्रेडिशनल कैमरास, केमिकल फिल्म बेस्ड कैमरास। लेकिन ऐसा कैमरा बस याद रखना है, ऐसा कैमरा जो पिक्चर को कैप्चर करे और उस पिक्चर को 0-1 की शक्ल में कन्वर्ट कर दे, बस ज़हन में रखना है, डिजिट्स में कन्वर्ट कर दे, उसे कहेंगे डिजिटल कैमरा। दैट्स ऑल, जो पिक्चर्स को कैप्चर करे और 0-1 में कन्वर्ट कर दे,
उसे कहेंगे डिजिटल कैमरा। अच्छा, अब उसने 01 में कन्वर्ट कर दिया, हमें क्या फायदा हुआ भाई? हमें फायदा ये हुआ कि क्योंकि उस कैमरा ने पिक्चर को कैप्चर करने के बाद 01 में कन्वर्ट कर लिया है, अब आसानी से उसको कैमरा को क्या कर सकते हैं, उस कैमरा के साथ वायर अटैच करके कंप्यूटर के साथ लगा सकते हैं। और क्योंकि उस कैमरा ने 01 में कन्वर्ट कर दिया, आसानी से उसको उसके अंदर जितनी भी पिक्चर्स हैं उनको ना डेवलप करने की कोई जरूरत, क्योंकि वो तो केमिकल बेस्ड नहीं है। अब बस उसको वायर लगा के कंप्यूटर के साथ हम अटैच करके उसको कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। यानी डिजिटल कैमरा ऐसी इमेजेस बनाता है जिनको कंप्यूटर आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, इस वक्त मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है जिसके जरिए से आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसके जरिए से, ये कैमरा भी डिजिटल कैमरा ही है। ठीक है जी, ये वेब के लिए क्योंकि यूज होता है इसलिए इसको जरा स्पेसिफिक है, डिजिटल कैमरा ही, लेकिन इसको स्पेसिफिकली हम कह देते हैं वेब कैम। ठीक है, और हमारे मोबाइल्स के अंदर जितने भी कैमरास लगे हुए होते हैं ये सारे के सारे कैमरास जो हैं वो डिजिटल कैमरास हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। चलें जी, अभी थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हैं। मैं इसको ज्यादा नहीं डिटेल से बताऊंगा, ये वही चीजें हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं। ये असल में रिकैप है। इनपुट डिवाइसेस के बारे में कल थोड़ा सा हमने शुरू किया था, कल लास्ट में, और आज का तो हमारा लेक्चर रहा ही मोस्टली इनपुट डिवाइसेस के ऊपर है, तो ये एक उसका रिकैप है। तो वन बाय वन जरा देख लेते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड के फायदे क्या है? कॉमन है, सिंपल है, बहुत कॉमन है, सस्ता है, ठीक है जी, सिंपल है, और ओल्डेस्ट मेथड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड। वैसे शुरू में तो कीबोर्ड्स भी नहीं थे, पंच कार्ड्स के जरिए से कंप्यूटर को डेटा दिया जाता था, लेकिन फिर अर्ली उसमें ही कीबोर्ड्स फिर बन गए। शुरू में पंच कार्ड्स वगैरह होते थे इनपुट के लिए, और उसके बाद फिर कीबोर्ड्स आ गए। तो सबसे ज्यादा आज तक जो यूज हो रहे हैं वो कीबोर्ड्स ही यूज हो रहे हैं इनपुट के लिए। लेबर इंटेंसिव है भाई, टाइम इसमें ज्यादा लगता है, एफर्ट लगती है ज्यादा, ठीक है जी, स्लो भी और लेबर इंटेंसिव, प्रोन टू एरर, और एरर भी आते रहते हैं क्योंकि टाइप करते वक्त अक्सर हमारा जो है कोशिश हमारी होती है कि हम जरा थोड़ा सा फास्ट कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करें, तो सम टाइम ऐसा हो जाता है कि गलत भी टाइप हो जाता है, तो एरर्स वगैरह भी आ सकते हैं। टच सेंसिटिव स्क्रीन्स एंड टच पैड्स ये टाइम बचाते हैं हमारा, मतलब टच करके ही हम वो कमांड आसानी से दे देते हैं। इंटीग्रेटेड, क्योंकि पुराने दौर में कंप्यूटर को कोई सॉफ्टवेयर भी ओपन करना हो तो उसके लिए भी कमांड टाइप करनी पड़ती थी, तो ये टच स्क्रीन माउस वगैरह के जरिए से ये काम आसानी से हो जाता है, यूजर फ्रेंडली है, ठीक है जी, और कैन बी डिफिकल्ट टू ग्रास्प द टेक्निक फॉर एक्यूरेट डेटा एंट्री। लेकिन अगर आपने इसके जरिए से डेटा, आजकल डेटा एंट्री भी की जाती है, जैसे मतलब एटीएम मशीन्स के अंदर आप उसको डेटा भी बता रहे होते हैं अपना, और साथ में आप वो ऑप्शंस जो सेट कर रहे हैं कि अब मुझे पैसे निकलवाने हैं या मुझे जो है वो बैंक स्टेटमेंट लेनी है, ये भी एक तरह से डेटा ही बता रहे हैं ना आप कंप्यूटर को कि मैंने क्या काम करना है, उसका डेटा बता रहे हैं। तो ये जो है इस हवाले से थोड़ा सा जो है वो इसको ग्रैस्प करना, यानी इसको अंडरस्टैंड करना, इससे फेमिलियर होना थोड़ा सा टाइम लगता है। ये भी लेबर इंटेंसिव है और ये एक्सपेंसिव भी है, ठीक है जी, इसमें भी आपको टाइम लगता है, ठीक है, और ये एक्सपेंसिव, लेकिन आपका बचत हो जाएगी टाइम की और आपके लिए है कंपैरेटिवली आसान है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर आपको बता दिया था, ये मैंने दोनों पॉइंट आपको बताए थे, स्पीड भी बताया था, एक्यूरेसी भी बताया था, और साथ में सिक्योरिटी भी बताया था। इसके जरिए से सिर्फ मैग्नेटिक इंक, इसका जो लिमिटेशन है वो ये है, एक्सपेंसिव है, ये भी आपको बताया था। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग ये भी स्पीडी है, एक्यूरेट है। अच्छा, लेकिन ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ठीक है, हाँ, इसमें थोड़ा सा ऑप्टिकल मार्क रीडिंग स्पीडी भी है और एक्यूरेट भी है, और वो जो है इसमें अक्सर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर इंक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी निशान लग जाए ना, तो तब इसमें प्रॉब्लम इस टाइप के आते हैं जो मैंने आपको बता दिया था। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये ज्यादा ये थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताऊंगा ये एक्यूरेट नहीं है। एक्सीलेंट फॉर इनपुटिंग ग्राफिक एंड टेक्स्ट क्विकली, स्कैनर्स जो है वो ग्राफिक्स के लिए और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर टेक्स्ट के लिए, ठीक है, ये ज़हन में रखना है।
स्कैनर्स, इमेज स्कैनर या स्कैनर, वो इमेजेस के लिए और ये टेक्स्ट के लिए। ठीक है, वो इमेज के साथ साथ टेक्स्ट को भी रीड कर सकते हैं, लेकिन उसको भी एज एन इमेज ही ट्रीट करेंगे। लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर सिर्फ टेक्स्ट को रीड करेगा और टेक्स्ट को कंप्यूटर को एक इमेज बना के नहीं देगा, बल्कि उसको टेक्स्ट की शक्ल में ही देगा। ये कैन बी स्लो टू स्कैन मल्टीपल इमेजेस। ये इमेजेस के हवाले से बात हो रही है। असल में यहाँ पे दो चीजें इसलिए थोड़ी सी जो है शायद आपको कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन आपने जब इमेज की बात करें तो असल में इसकी बात हो रही होगी, जब टेक्स्ट की बात करें तो इसकी बात होती है। ठीक है जी, ये जरा ध्यान में रखना है। ठीक है जी, फाइल साइज माइट बी लार्ज, ये इमेजेस के लिए है कि फाइल साइज लार्ज होता है। ओसीआर की जब हम बात करते हैं तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, इनएक्यूरेट, कैन बी समवट इनएक्यूरेट इफ इनपुट इमेज इज लो क्वालिटी। यानी जिस जगह से, जिस तस्वीर से, मतलब वो तस्वीर कहने का मतलब ये है कि तस्वीर में जो टेक्स्ट, असल में इसके लिए वो तस्वीर ही होगी और उसको वो एज ए उसमें से टेक्स्ट को पिक करेगा और पिक करके रीड करेगा। तो जो टेक्स्ट होती है ना, टेक्स्ट में मिसाल के तौर पर ये कभी 0 को O समझ सकता है और I को 1 समझ सकता है, तो यहां पे थोड़ा सा इनएक्यूरेसी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है जी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन एक्यूरेट मेथड है और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जरा थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी में कमी आ जाती है। लेकिन ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ टेक्स्ट को रीड करने के लिए, वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टेक्स्ट को रीड करने के लिए। माउस और ट्रैक बॉल इजी है, इसके जरिए से कमांड्स वगैरह देना जो है वो आसान है, सस्ता होता है। ये भी कंपैरेटिवली स्लो होता है, आपको मूव करके अपने उस प्लेस पे जाना पड़ता है, इसमें भी एरर्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है जी, वॉइस डेटा एंट्री कन्वीनियंट एंड सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल एक मेथड है, लेकिन अभी इसके अंदर क्योंकि जो एआई बेस्ड सिस्टम्स हैं अभी इतने ज्यादा एनहांस नहीं हुए, तो इसमें इनएक्यूरेसी अभी काफी है। और एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारा बोलने का जो एक्सेंट है ये भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है कभी कभी, और एक ही वर्ड को हम अपनी लाइफ में कई दफा डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। ठीक है जी, इस वजह से भी ये वॉइस डेटा एंट्री के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है। हम कोई वो बिल्कुल एक वर्ड आप देखें बिल्कुल सेम तरीके से नहीं बोलेंगे हमेशा। ठीक है, तो इस वजह से भी ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। फिर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो तो वॉइस को एज अ सिग्नल ही लेता है, तो जब हमारी वॉइस के साथ कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी उसमें आ जाता है तो वो थोड़ा सा उसके सिग्नल जरा डिफरेंट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो वो प्रोबेबली शायद उसके वर्ड्स को उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं फिर कर सकेगा जिस तरह से वो विदाउट नॉइज जो आपका डेटा जा रहा है। ठीक है जी, तो ये इसमें अभी काफी काम हो रहा है आजकल, और इन फ्यूचर मैंने आपको जैसे कहा कि अगले आने वाले 5-10 साल में बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप वॉइस के जरिए से फिर कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो काफी इसके ऊपर काम हो रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की फील्ड में। बारकोड्स और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स के बारे में काफी आपको डिटेल से बताया अभी, तो ये भी आजकल बहुत कॉमन होती जा रही हैं और बहुत एक्यूरेट है। एक्यूरेसी इसका बहुत अहम फीचर है कि इसमें गलती, मतलब किसी प्रोडक्ट का कोड लिखते हुए कोई शॉप के अंदर वो जो वर्कर है वो गलत टाइप कर सकता है, लेकिन बार कोड जो है ना वो गलत रीड नहीं होगा, या तो रीड ही नहीं होगा और या फिर बिल्कुल करेक्ट रीड होगा। तो एक्यूरेसी जो है वो बड़ा एक अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको कहा या तो रीड ही नहीं होगा, तो होता क्या है कि अगर बार कोड में से कोई एक लाइन किसी तरह से मिस हो गई है या वो खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, अगर बार कोड थोड़ा सा डैमेज हो गया हो, कई दफा वो टेढ़ा हो जाता है, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है, या कोई टेप लगी हुई है तो बार कोड का कुछ हिस्सा ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्वैप हो गया है। अक्सर वो आप ऐसी चीजें, मतलब जो बिल्कुल जो जिनकी प्लेन सरफेस नहीं है, मतलब जैसे कोई चिप्स का पैकेट है, कोई इस तरह की कोई चीज है जिसमें वो जो है ना थोड़ा सा ऐसे कर्व हुआ हुआ है, तो उसको जो जब वो बार कोड को रीड करते हैं ना शॉप्स पे, तो होता थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 दफा तो कभी रीड ही नहीं होता। तो ये थोड़ी सी इसमें इनएक्यूरेसी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। डिजिटल कैमरास के बारे में काफी डिटेल से भी बता दिया कि जो ये इसका बुनियादी मकसद तो इमेजेस को कंप्यूटर के अंदर रीड करना है, वर्सटाइल है, मुख्तलिफ किस्म के आजकल कैमरास आ गए हैं, और फिर साथ में सॉफ्टवेयर होते हैं, वो साथ ही आपकी इमेज को जो है ना वो क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज कर देते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है जी,
हाई क्वालिटी मींस लार्जर फाइल साइज। तो बस इसमें यही होता है, हम लोग क्योंकि चाह रहे होते हैं हमारा ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा हो, इसमें जितने ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा वो इमेजेस की क्वालिटी तो अच्छी देगा, लेकिन क्या हो जाएगा, फाइल साइजेस भी फिर उसी हिसाब से जो है ना, फाइल का साइज भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, विच कैन बिकम एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि जितना फाइल्स का साइज ज्यादा होगा वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी को उतना ही ज्यादा यूटिलाइज करेगा, और जाहिर सी बात है मेमोरी कॉस्ट्स, और जो आपकी मेमोरी या कंप्यूटर की जाहिर सी बात है उसकी एक कॉस्ट है, तो वो एक्सपेंसिव टू मैनेज हो जाए। ले जी, इनपुट डिवाइसेस वाला हमारा डिटेल से आज हमने पढ़ा इनके बारे में, और रिकैप भी हो गया, इसका एक कंपैरिजन भी हो गया, और इनके जो है वो प्रोज एंड कॉन्स भी पता चल गए, फायदे और लिमिटेशंस भी पता चल गई हमें। तो अभी 3 मिनट है हमारे पास, 3-4 मिनट है, तो आप लोग अभी क्वेश्चन पूछ लें अभी। जी, एनीवन क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जवेरिया जी, जवेरिया आप पूछें जी। ये सर जैसे आपने बताया, आपकी बेटा आवाज बहुत स्लो आ रही, मुझे नहीं क्लियरली नहीं पता चल रही, थोड़ा सा अपना वो माइक्रोफोन करीब करें। सर जैसे आपने ये क्यूआर कोड का बताया, जी तो जब हम लोग व्हाट्सएप वेब लॉगिन करते हैं, हाँ जी, तो वो क्यूआर कोड हमारा कस्टमाइज होता है या फिर वो दूसरा यूनिवर्सल होता है? व्हाट्सएप के लिए जी सर। नहीं नहीं, वो हर एक का अलग अलग होता है, क्योंकि देखिए ना, आपने अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन होना है ना, समझ रहे? जी सर, तो वो ये पूछ, जी 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 बेटा, आवाज नहीं मुझे आ रही आपकी। जी सर, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि उसको हम डिफाइन करेंगे तो कस्टमाइज के तौर पे करेंगे या फिर वो नहीं, हम तो यूनिवर्सल नहीं होगा, बेटा मतलब डिफाइन कि करते, वो हम देखो, मेरी बात सुने, हम नहीं डिफाइन करते, वो व्हाट्सएप हमारे लिए खुद ही डिफाइन करता है, वो हमें एक कोड जनरेट करके दे देता है। मतलब जैसे ही हम वो व्हाट्सएप वेब देते हैं तो वो हमें एक कोड देता है, हम उसको स्कैन करते हैं, हमारा मोबाइल जो है वो स्कैन करता है व्हाट्सएप की वेबसाइट के को जो है ना, जैसे ही वो कोड हमें देता है तो फिर वो हमें उस कोड को पिक करने के बाद हमारा मोबाइल जो है ना, वो उस साइट को, व्हाट्सएप वालों के सर्वर को एक स्पेसिफिक जो है वो मैसेज भेजता है, जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी उनको बता रहा होता है। व्हाट्सएप की आइडेंटिटी उस कोड से हमें पता चलती है, और जैसे ही वो हमारा कोड सक्सेसफुली हमारा व्हाट्सएप रीड कर लेता है, मोबाइल का व्हाट्सएप, तो वो उन्हें एक कोड भेजता है, और वो फिर उसकी बेस के ऊपर हमारे कंप्यूटर के ऊपर उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, तनवीर अशरफ, एक मिनट। जी, तनवीर अशरफ जी, जी जी, एक मिनट तनवीर। जी जी तनवीर। सर जैसे डिजिटल कैमरा होता है आजकल, तो उसके अंदर वो मेमोरी कार्ड भी लग जाता है, वो यूएसबी भी फौरन लग जाती है, जैसे ही पिक लेते हैं उसके अंदर आ जाती है। जी तो मेमोरी कार्ड या यूएसबी के अंदर वो डाटा 01 की फॉर्म में बिल्कुल स्टोर होता बिल्कुल, है। 01 की शक्ल में ही स्टोर होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और एक सर जैसे आपने बताया कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तो है, उसकी बैक साइड में तो एक ब्लैक लाइन होती है, ना वो क्यूआर कोड होता है ना वो बार कोड होता है, तो वो कैसे हाँ सर वो स्कैन होती है मैग्नेटिक, वो? हाँ वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर भी डेटा स्टोर किया जा सकता है। और आजकल तो एक जो है माइक्रोचिप भी, चिप वाले कार्ड भी आ गए हैं, बल्कि आजकल रिप्लेस कर रहे हैं बैंक्स वगैरह, वो कह रहे हैं जी आप अपना जो मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला कार्ड है उसको आप जो है वो अब हमें वापस कर दें, या वो आपका इस तारीख को जो है एक्सपायर हो जाएगा, और आप जो है ना अब आपको हम चिप वाला कार्ड भेज देंगे। तो आजकल वो मैग्नेटिक स्ट्रिप को चिप से बदला जा रहा है। वैसे मैग्नेटिक स्ट्रिप कैन ऑल्सो स्टोर डेटा, वो भी ऐसे ही है जिस तरह आपका वो मेमोरी कार्ड होता है ना, बिल्कुल इसी तरह ही वो मैग्नेटिक चिप भी एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, और मैग्नेटिक मटेरियल जो है ना वो डेटा को
स्टोर कर सकता है, डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता है। और सर जो मोबाइल होते हैं उस पे आपने अगर टेक्स्ट एंटर करना हो तो टच करते हैं तो आगे कीबोर्ड आ जाता है, तो वो टच में आएगा कि वो कीबोर्ड होगा सर? नहीं नहीं, वो Yes. कीबोर्ड नहीं है, वो कीबोर्ड नहीं है, वो तो असल में एक सॉफ्टवेयर है। असल में तो आपके कंप्यूटर की टच स्क्रीन है जो इनपुट डिवाइस है, तो उस टच स्क्रीन के अंदर सॉफ्टवेयर ने आपको एक कीबोर्ड दे दिया, वो सॉफ्टवेयर कीबोर्ड है, वो एक्चुअल फिजिकल कीबोर्ड नहीं है। सॉफ्टवेयर कीबोर्ड है जिसको आप अपनी टच स्क्रीन के जरिए से मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है? ठीक है। अरसलान जी, अरसलान कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी अरसलान। सर ये जो बार कोड होता है जी सर, ये सर इसमें जस्ट नंबर होते हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट भी हो सकते हैं सर? कौन सा बारकोड? नहीं, वो सर ये इसके अंदर बारकोड डिजिट, में हाँ बारकोड में डिजिट्स ही होते हैं, डिजिट्स ही होते हैं बेटा। जो इंटरनेशनली बारकोड्स चलते हैं डिजिट ही होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है, मैंने खुद कुछ कंपनीज के सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाए हैं, तो हम उनको कस्टमाइज करके उनके मुताबिक बारकोड जनरेट करके नहीं देते हैं। सर, फिर अगर नहीं मतलब सर आपने बताया कि ये डिजिट में होते हैं, मतलब हाँ। मैंने ये पूछा सर कि ये इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं सर उनकी मतलब वो भी यूज हो सकते हैं इसमें? हो सकते हैं, वही मैंने आपको कहा ना। देखो जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है या यूनिवर्सली जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो डिजिट्स हर बार जो है डिजिट को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि डिजिट सिर्फ 10 सर- हैं। देखो पहले बात समझे, जी डिजिट सिर्फ 10 हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही है ना जी 10 डिजिट, इनके अलावा तो नहीं है ना हमारे डेसिमल नंबरिंग सिस्टम में। लेकिन जब हम इसके अंदर टेक्स्ट को भी इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारा बहुत वाइड हो जाएगा, फिर कोड्स उसके जरिए से बहुत ज्यादा बनेंगे उनको मैनेज करने के लिए, कि ए के लिए कौन सी 2 लाइनें होंगी, बी के लिए कौन सी, तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह का बार कोड, समझे? ओके सर। इट कैन बी पॉसिबल बट वेरी सर डिफिकल्ट टू अगर ये पॉसिबल होगा, मतलब ये हाँ। डिजिट भी यूज होंगे और वो जो टेक्स्ट हैं वो भी यूज होंगे, तो फिर इसकी जो एक्यूरेसी होगी नहीं, एक्यूरेसी तो वैसी रहेगी, सर उससे एक्यूरेसी इफेक्ट पे होगा सर? एक्यूरेसी पे असर नहीं मतलब पड़ेगा। सर एक्यूरेसी आपने पे बताया था कि जी आपने बताया कि सर ये जैसे ओ को ये 0 समझ सकता है या 1 को आई नहीं समझ नहीं, सकता है, इस तरह? देखें बेटा, आप बात नहीं समझ रहे। जो बारकोड रीडर है ना उसमें तो ओ को 0 समझने वाली बात ही नहीं। ओ का एक कोड होगा, वो किस शक्ल में होगा, 2 लाइंस के, इस तरह की लाइंस 2 जो है ना जी, ये ओ को रिप्रेजेंट करेंगी। मैंने अब आपको बताया था कि बारकोड रीडर जितना भी होता है उसमें वो लाइंस ही कोड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो उसके लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट को या जो भी बारकोड्स बनाएंगे उनको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ओ को कौन सी लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी और जे को कौन सी रिप्रेजेंट करेंगी, जो एक डिफिकल्ट काम है। ठीक है जी? ओके सर। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।